नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। अब आप मेरे साथ देखने वाले हैं भारत की बात। सियासी रेस में पहले दांव चलना एक बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जाता है। विरोधियों पर शुरुआती बढ़त के लिए इसे बार बार आजमाया जाता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त इसी की चर्चा है। तो आज बात करेंगे यूपी में विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच जारी खींचतान की, जिसे लेकर कहा जा रहा 2 बनाम 5 गठबंधन पर आज आखिर सीटों के किस गणित पर है आपसी तनातनी, आपको बताऊंगा मैं। साथ ही बात महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के अंदर मची खलबली की। आखिर शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे को क्यों दे रहे हैं संकेत कि मैं झुकेगा नहीं। आज बात दिल्ली की भी होगी, जहां यमुना के प्रदूषण के सवाल पर मैदान में उतरे एलजी और निशाने पर क्यों है सरजी। लेकिन सबसे पहले उत्तर प्रदेश की सियासत की बात, जहां उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने बिगुल फूंक दिया है। अखिलेश यादव के भतीजे और पार्टी के पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव ने करहल सीट से नामांकन कर दिया। दावा यह कि उपचुनाव की सभी 9 सीटों पर फतेह हासिल करेंगे। अखिलेश यादव के भतीजे और लालू यादव के दामाद तेज प्रताप यादव ने करहल सीट से पर्चा भरा तो समर्थन देने के लिए सैफई परिवार की 3 पीढ़ियां एक साथ खड़ी नजर आईं। इस बार भी ऐतिहासिक परिणाम करहल की विधानसभा से आने जा रहा है। एक तरफा चुनाव होगा, भारी बहुमत से चुनाव जीते। ज्यादा वोट से जीत पाए, इसके लिए बड़ी। मैनपुरी की करहल सीट समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट है। यहाँ से मुलायम परिवार के सदस्य का पर्चा भरना पूरी समाजवादी पार्टी के लिए खास मौका था। लेकिन इसी दौरान कांग्रेस की नाराजगी खुलकर सामने आ गई। 9 सीट पर हो रहे उपचुनाव में सिर्फ 2 सीट दिए जाने से नाराज कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को सख्त संदेश दे दिया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने एबीपी न्यूज को बताया कि यूपी में कांग्रेस 2 सीट पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। अगर 5 से कम सीट दी गई तो कोई समझौता नहीं होगा। मांग पूरी नहीं हुई तो न चुनाव लड़ेंगे न प्रचार करेंगे। यूपी कांग्रेस ने इसके संबंध में प्रस्ताव केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया है। समाजवादी पार्टी पर आंखें तरेर रही यूपी कांग्रेस ने बॉल केंद्रीय नेतृत्व के पाले में डाल दी है। इस बीच समाजवादी पार्टी बातचीत से मामले को हल करने का यकीन दिला रही। जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं कि कांग्रेस नाराज है गठबंधन को लेकर के, और खास तौर से सीटों के बंटवारे पर वो कह रहे हैं कि अकेले ही लड़ ले समाजवादी पार्टी। कोई नाराजगी की बात नहीं है, जो भी कुछ होगा बातचीत करेंगे। सीटों को लेकर थोड़ा नाराज दिखती आ रही है। मैं समझती हूँ अलायंस का जो काम है ये शीर्ष नेतृत्व तय करता है और कहीं ना कहीं कोई ना कोई साठगांठ बैठ जाए। अखिलेश और डिंपल ने बातचीत से विवाद मिटाने का भरोसा दिलाया, लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद और राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव एक बार फिर बोल पड़े। बिना लाग लपेट के कह दिया कि कांग्रेस को 2 सीट से ज्यादा नहीं मिलेगी। कांग्रेस गठबंधन के मूड में नहीं है। वो 2 सीटों पर नहीं 5 सीटें चाहती है कि हम गठबंधन के तहत चुनाव लड़ें। ये तो चुनाव होता है जब तो सब अपनी अपनी मांग करते हैं, लेकिन कांग्रेस 2 सीटों पर ही लड़ेगी। एक तरफ 5 सीट पर दावा कर रही कांग्रेस का अल्टीमेटम है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है जो टस से मस होने को तैयार नहीं। सवाल है कि क्या उपचुनाव में यूपी के 2 लड़कों की दोस्ती वाला गठबंधन खटाई में पड़ने वाला है। समाजवादी पार्टी यह भी कह रही है कि बीजेपी डर गई है, इसीलिए उम्मीदवारों का ऐलान नहीं कर रही। इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की सफाई सामने आई। उन्होंने कहा कि प्रदेश चुनाव समिति ने अपनी बात केंद्र तक पहुंचा दी है और बहुत जल्द प्रत्याशियों के नाम भी सामने आ जाएंगे। हम लोग अपनी सक्रियता और संपर्कों के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभाओं के उपचुनाव होने हैं। पार्टी ने आपस में रायशुमारी करके, बातचीत करके अपने नाम प्रदेश की चुनाव समिति ने केंद्र को भेज दिए हैं और केंद्र की सहमति मिल गई है। एक आध दिन में बहुत जल्दी प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे पर आज दिन भर हलचल तेज रही। वजह तरह तरह की अटकलें और तल्ख बयानबाजी थी। इस बीच मीटिंग का दौर भी चला, लेकिन फाइनल फैसला अब तक लॉक नहीं हुआ। कांग्रेस का दावा यह कि 96 सीटों पर उसकी चर्चा पूरी हो चुकी है और कल शरद पवार और उद्धव ठाकरे से बात होगी। गठबंधन में मतभेद की खबरों के बीच शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस की सफाई भी आई। दावा यह किया गया कि मतभेद की बात गलत है और ऐसी गलतफहमी
फैलाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। जब सीट शेयरिंग की बात आती है तो सबको थोड़ा बहुत त्याग भी करना पड़ता है, एक कदम पीछे भी लेना पड़ता है। महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे पर कांग्रेस को त्याग की नसीहत देते यह है शिवसेना यूबीटी के दिग्गज संजय राउत। लेकिन जैसे इतनी सलाह भर ही काफी नहीं थी। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी से भी बड़ी पार्टी। अब ये कांग्रेस तो हर विश्व में भी अनेक राष्ट्र में भी कांग्रेस के नाम से बहुत सी पार्टियां हैं, जैसे अफ्रीका में है और किसी, तो बड़ी पार्टी है, बहुत है। बड़ी पार्टी के साथ हम क्या बात करें भाई। दिल्ली में उनका हाईकमांड है, उनसे बात हो रही है। महाराष्ट्र के सभी नेता हमारे मित्र हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी इंटरनेशनल पार्टी है, इसलिए हमारे उनसे जमी नहीं ज़्यादा कभी। इंटरनेशनल पार्टी से हम क्या बात करें। इससे साफ हो गया कि एमडीए के भीतर सब कुछ ठीक नहीं, सीटों पर खींचतान बढ़ती जा रही। इस बीच शिवसेना यूबीटी के खेमे से ये चर्चा बाहर आई कि कांग्रेस नहीं मानी तो पार्टी सभी सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ सकती है। ऐसी चर्चा सुर्खियां बनी तो कांग्रेस के खेमे से एक अलग ही बात उछाल दी गई। कांग्रेस से जुड़े एक सूत्र ने दावा किया कि पिछले हफ्ते बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे और संजय राउत से मुलाकात की थी। इसके बाद वे गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे। इस पर शिवसेना यूबीटी भड़क गई। संजय राउत ने कहा कि ऐसी खबर फैलाने वाले लोगों ने बीजेपी से सुपारी ली है, क्योंकि उद्धव से बीजेपी के लोग डरे हुए हैं। वेगळं पेगासस आमच्याकडे सुद्धा आहे। कोण कोणाला बातम्या पुरवत आहे, कोण कोणाला अफवा पसरवायला मदत करत आहे, सगळं आमच्याकडे आहे। त्यांच्याशी हातमिळवणी करणं म्हणजे औरंगजेब अफजल खानांशी हातमिळवणी करणं। राउत ने यह भी कहा कि हम महाविकास अघाड़ी को मजबूत करने में जुटे हैं। अब सवाल है कि फिर पेच कहां फंसा है। शिवसेना उद्धव ठाकरे और समाजवादी पार्टी के नेता जिन सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं, उनमें कई ऐसी सीटें हैं जिन पर मुस्लिम वोटरों की तादाद अच्छी खासी है। दोनों दलों की तरफ से बढ़ते प्रेशर के बीच कांग्रेस का इशारा साफ है कि वो इस दबाव के आगे पूरी तरह नहीं झुकेगी। महाविकास अघाड़ी के भीतर जिन 20 से 25 सीटों पर पेच फंसा हुआ है, उनमें ज्यादातर विदर्भ और मुंबई की सीटें हैं। सूत्रों की माने तो शिवसेना यूबीटी विदर्भ में कम से कम 3 सीटें चाहती है, जो कांग्रेस देने को तैयार नहीं। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ने जो संगठन और जो प्रत्याशी तय किए हैं वो 12 सीटों पे किए हैं। हमें उम्मीद है समाजवादी पार्टी को वहाँ पर सीटें मिलेंगी और हम लोग चुनाव लड़ेंगे। इस बीच खबर है कि गठबंधन में सीटों को लेकर बढ़ती तनातनी पर कांग्रेस नेतृत्व सावधान हो गया है। कांग्रेस आला कमान ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले को सहयोगी दलों के साथ सामंजस्य बैठाकर काम करने को कहा है। सूत्रों के मुताबिक महाविकास अघाड़ी में सीटों को लेकर बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है। कांग्रेस के खाते में करीब 110 सीटें आ सकती हैं, जिसमें से उसे समाजवादी पार्टी को भी एडजस्ट करना होगा। अब सबकी निगाहें सीट बंटवारे के क्लाइमेक्स पर टिकी हुई हैं। दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की बैठक खत्म हो गई है। महाराष्ट्र की 63 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए गए हैं। 23 अक्टूबर को जारी होगी कांग्रेस की पहली सूची। कांग्रेस सीईसी की अगली बैठक 25 अक्टूबर को होगी। आज की इस बैठक में सोनिया गांधी भी मौजूद थी, राहुल गांधी भी थे और यह बड़ा फैसला लिया गया है। 23 अक्टूबर को जारी होगी कांग्रेस की पहली सूची। तो सीईसी की अगली बैठक अब 25 अक्टूबर को होनी है। दिल्ली में कांग्रेस की जो सीईसी की बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई। बात कर लेते हैं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की, जो पहली बार चुनावी मैदान में उतरने वाली हैं। प्रियंका 23 अक्टूबर को केरल की वायनाड सीट से नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगी। लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी ने वायनाड सीट को खाली किया था। प्रियंका गांधी वाड्रा अब यहां हो रहे उपचुनाव में पहली चुनावी परीक्षा देने जा रही हैं। इससे पहले प्रियंका आज दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिली। प्रियंका ने एक्स पर यह लिखा कि उन्होंने खड़गे से वो मिले हैं, उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद भी लिया है। 23 अक्टूबर को नामांकन के बाद प्रियंका वायनाड में रोड शो भी करेंगी। इसमें सोनिया और राहुल गांधी भी शामिल होंगे, ये खबर भी है। सोनिया गांधी 10 साल बाद केरल के दौरे पर जाने वाली हैं। वायनाड में प्रियंका का मुकाबला बीजेपी की नव्या हरिदास और लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के सत्यन मोकेरी से होगा। खबर दिल्ली में बहने वाली यमुना में प्रदूषण का मुद्दा बड़ा हो गया। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने यमुना पर तैरते जहरीले झाग का मुद्दा उठाया तो आम आदमी पार्टी बुरा मान गई। उसे लगा कि निशाना केजरीवाल पर है।
इसके बाद ऐसी जुबानी जंग छिड़ी जिसमें आम आदमी पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी तक सभी शामिल हो गए। झक सफेद पड़ी यमुना का ये हाल अब दिल्ली में सियासत का सबसे बड़ा सवाल बन गया है। वजह है एलजी विनय कुमार सक्सेना का ये सोशल मीडिया पोस्ट। एक्स पर उपराज्यपाल के आधिकारिक हैंडल से किया गया ये पोस्ट सबका ध्यान अपनी तरफ खींच गया। इसमें एलजी ने मैली यमुना की तस्वीरें टैग करते हुए लिखा, आदि अनंत से दिल्ली की जीवन रेखा रही यमुना का महत्व महापर्व छठ के समय कहीं अधिक हो जाता है। यमुना का ये हाल, दिल्ली की जनता का दर्द देखा नहीं जाता। ऐसी दुर्दशा का जिम्मेवार कौन है? किसने यमुना के सफाई के दावे कर इसमें डुबकियां लगाने की घोषणा की थी? किसने एनजीटी के आदेश पर पिछले साल शुरू किए गए यमुना पुनरुद्धार के काम को कोर्ट से रुकवाया? एक दिन पहले ही दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यमुना के मौजूदा प्रदूषण की वजह गिनाते हुए गेंद बीजेपी शासित हरियाणा और यूपी की तरफ सरका दी थी। हरियाणा की इंडस्ट्रीज 165 MGD प्रदूषित पानी छोड़ती हैं। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार साहिबाबाद ड्रेन से, इंदिरापुरी ड्रेन से 55 MGD प्रदूषित पानी छोड़ती है। आम आदमी पार्टी की यह रीत रही है कि उनको खुद के अलावा हमेशा सब में कमियां नजर आती हैं, लेकिन दिल्ली सरकार यह बताए कि दिल्ली बॉर्डर से ओखला तक जो गंदे पानी के 28 नाले यमुना में जाते हैं उसमें प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेवार है? अब उपराज्यपाल की तरफ से इशारों में आम आदमी पार्टी की सरकार को प्रदूषण का जिम्मेदार ठहराने पर सियासी संग्राम का नया मोर्चा खुल गया है। बात प्रदूषण पर शुरू हुई और इंडिया गठबंधन की भागीदार आम आदमी पार्टी पर सवाल उठे तो इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मैदान में उतर आए। उन्होंने एनसीआर में प्रदूषण का सवाल उठा दिया, पानी की जगह प्रदूषित हवा को मुद्दा बना लिया। सोशल मीडिया पर अखिलेश ने पोस्ट किया, जिस भाजपा सरकार ने जीवन की सबसे आमूलचूल जरूरत सांस लेना दूभर कर दिया है, उसके बाकी हर दावे बेकार हैं। आज एनसीआर मतलब नेशनल कैपिटल रीजन में केंद्र की भाजपा सरकार नहीं बल्कि प्रदूषण की सत्ता चल रही है। राजनीतिक उठापटक में व्यस्त भाजपाइयों का आम जनता की बुनियादी आवश्यकता पर कोई ध्यान नहीं है। एनसीआर की जनता को भाजपा सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। गौर करने वाली बात यह है कि एनसीआर में नोएडा, ग्रेटर नोएडा का इलाका आता है जो यूपी में है, तो वहीं गुरुग्राम, फरीदाबाद जैसे शहर हरियाणा में है। इन दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है। बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जो एक बार फिर से चर्चा में है और वजह है मुख्यमंत्री की तरफ से फिर से अफसरों के सामने हाथ जोड़ना। नीतीश एक बार फिर ऐसा सार्वजनिक मंच पर करते हुए नजर आए। मौका बिहार पुलिस के 1200 से ज्यादा दारोगाओं को नियुक्ति पत्र बांटने का था। इसी दौरान सीएम नीतीश गृह सचिव और डीजीपी की तरफ मुखातिब हुए, हाथ जोड़कर पुलिस फोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का काम तेज करने की बात कहने लगे। ये कहते कहते उन्होंने दो बार 12 सेकंड तक हाथ जोड़ दिए। ये देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं। नीतीश के हाथ जोड़ने के बाद अफसरों ने उन्हें यकीन दिलाया कि उनके निर्देश का पूरा पालन किया जाएगा। खबर कश्मीर के गांदरबल में कल आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में 7 लोगों की जान गई थी। अब आतंक का यह दर्द मध्य प्रदेश से बिहार तक महसूस हो रहा है। वहीं सवाल यह है कि इस आतंक का हिसाब कब होगा। ये शोक का ऐसा समंदर है जिसमें हर आंख नम है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के बडगाम की है और ये घर गांदरबल में आतंकवादियों के हमले का शिकार हुए डॉक्टर शाहनवाज मीर का है। मातम का ऐसा ही मंजर पंजाब से लेकर मध्य प्रदेश और बिहार तक है, जहां के मासूम मजदूर आतंकी हमले में मारे गए। गांदरबल में रविवार की देर रात दहशतगर्दों ने श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे की टनल कंस्ट्रक्शन साइट पर अंधाधुंध फायरिंग कर 7 लोगों की हत्या कर दी। इस हमले की जिम्मेदारी लेने वाले पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF
लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन का प्रॉक्सी संगठन बताया जा रहा है। पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले इसके गुर्गे जम्मू कश्मीर में सेना, सुरक्षा बल और दूसरे राज्यों के मजदूरों पर हमले करते हैं। अक्टूबर 2019 से एक्टिव TRF घाटी में विकास रोकने का पाकिस्तानी औजार है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने बढ़ चढ़ के इलेक्शन में हिस्सा लिया, इस उम्मीद के साथ कि उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। इन हमलों से हम उस मिशन से पीछे नहीं हटेंगे। सुरक्षा बलों को पूरी आज़ादी है इस मामले में, और मैं समझता हूं कि जल्द ही वो लोग चिन्हित किए जाएंगे और उन्हें दंड दिया जाएगा। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी NIA मामले की पड़ताल कर रही है और मोदी सरकार का संकल्प बता रहा है कि दहशतगर्दी के पास अब सांसें गिनती की हैं। खतरे और चुनौतियां कितनी भी बड़ी हो, हमारे जवानों के अडिग प्रण के सामने वो टिक नहीं पाए। दिल्ली में अमर जवानों को पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद गृहमंत्री ने दहशतगर्दों को मुंहतोड़ जवाब देने की बात कही, लेकिन देश से जुड़ा ये मुद्दा राजनीति से बच नहीं पाया। अमित शाह ने इस्तीफा देना। अमित शाह गृह मंत्री कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार, नैतिकता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और मंत्रियों ने इस्तीफा देना चाहिए ना। सुरक्षा देने के साथ जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा तत्काल दे देना चाहिए। इसमें अत्यधिक विलंब कर दी है केंद्र सरकार ने। जवाब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दिया। जब आतंकवादियों के समर्थन देने वाली पार्टी की सरकार हो तो ये घटना होना स्वाभाविक है। बिहार से आज एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। ये तस्वीर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की है। दरअसल मंगल पांडे बेगूसराय के सदर अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान वो अपने सिर पर सर्जिकल कैप की जगह शू कवर लगाए नजर आए। अस्पताल के कई हिस्से में सर्जिकल हेड कैप और मास्क लगाकर जाना जरूरी होता है। इन्फेक्शन से बचाव के लिए जूते और चप्पल को शू कवर से ढका जाता है, लेकिन शू कवर को सर्जिकल कैप की तरह इस्तेमाल किए जाने का यह मामला है हैरान करने वाला था। अब इस पर सियासत गर्मा गई है।